स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें अभी चली हुई है 15 क्वेश्चन सीरीज़ के साथ DSSB फीमेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर। आज हम करने वाले हैं 136 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस। इससे पहले 9 वीडियोस आ चुके हैं और आज की 10th वीडियो है। ठीक है, जो नए हैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि हम अपने चैनल पर एस्टेट के सभी क्वेश्चन पेपर ऑप्शंस के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम कर चुके हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ विजिट करिए चैनल पे, दूसरी वीडियोस को देखिए, बहुत ही हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए करते हैं शुरू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आज का 136 क्वेश्चन है, अहमद इज़ कंडक्टिंग एन इंटरव्यू फॉर हायरिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव। अहमद एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है और किसके लिए? उसे सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। ही नीड्स टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सनस, और वो क्या जानना चाहता है? पर्सनैलिटी के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स वुड बी यूज, कौन से मेथड को यूज़ किया जा सकता है? देखिए, पर्सनैलिटी के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? पर्सनैलिटी के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, तो वो हो जाएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ, वो यूज़ करेगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। डेप्थ इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये कोई भी पर्सनालिटी के लिए नहीं होते। पर्सनालिटी के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट ही होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर से रिलेटेड है, जो कि पिछली वीडियो में हमने सारी एरर करी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, इनमें से कौन सी एरर प्रिंसिपल एरर है? प्रिंसिपल की एरर है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन है। परचेज ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, परचेज की ट्रांजैक्शन थी और कहाँ कर दी? परचेज रिटर्न बुक में कर दी, तो ये कौन सी एरर होगी? एरर ऑफ पोस्टिंग इन रोंग अकाउंट। कैश सेल ऑफ 300 रोंगली एंटर्ड इन सेल्स बुक, सेम उसी की तरह ये एरर है पोस्टिंग इन रोंग अकाउंट की। फोर्थ ऑप्शन है जो वो सेल ऑफ 200 एंटर्ड इन द बुक एज ₹2000, 200 की सेल का 2000 लिख दिया, ये पोस्टिंग ऑफ रोंग अमाउंट, वो रोंग अकाउंट, ये रोंग अमाउंट। प्रिंसिपल की एरर कौन सी है? डेबिटिंग रिपेयर अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। रिपेयर अकाउंट को यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया, नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया, यानी कि कैपिटल को रिवेन्यू मान लें, रिवेन्यू को कैपिटल, तो वहाँ पे होती है हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल है डेबिटिंग रिपेयर अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करने की बजाय रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो यहाँ एरर हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 क्वेश्चन। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फर्नीचर फॉर ₹90,000, कैश ₹1 लाख, डेटर्स ₹10,000, अदर एसेट्स ₹1,000। ये सारी हमारी एसेट्स दे रखे हैं क्लासीफाई करके। एंड ओनर्स इक्विटी इज ₹90,000। वट इज़ द लाइबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी कैसे निकलेगी? देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम इक्वेशन लगाएं तो ये लाइबिलिटीज़ के लिए फॉर्मूला निकल के आएगा टोटल एसेट्स माइनस ओनर्स इक्विटी। टोटल एसेट्स हमारे पास हो जाते हैं, इन चारों को हम टोटल कर देंगे, 90 प्लस 1 लाख 1,90,000 प्लस 10,000 2 लाख प्लस 1,000 2 लाख 1,000 माइनस कर देंगे इक्विटी 90,000 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,11,000। डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का? मॉर्गेज, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल। देखिए, तीनों ही करंट लाइबिलिटी के एग्जांपल है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स एंड अकाउंट्स पेएबल। मॉर्गेज, मॉर्गेज का बंधक यानी कि कोई भी चीज़ गिरवी रख के फिर लोन उठाना, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाएगा मॉर्गेज। 140 क्वेश्चन है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे एस्टेट के जो भी क्वेश्चन पेपर कराए उन सबके नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं नोट्स लेना तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स ही वहाँ चैनल का नेम है। 140 क्वेश्चन। अजय इज़ ए प्रोग्रामर फॉर एजुकेशनल सॉल्यूशंस कंपनी। अजय क्या है? एक प्रोग्रामर है एजुकेशनल सॉल्यूशन कंपनी में, एक कंपनी जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देती है। वर्किंग फॉर पास्ट 5 ईयर्स, 5 साल से वो काम कर रहा है। एंड हैज़ परफॉर्म्ड वेल, अच्छा काम करता आ रहा है वो अभी तक। बट सिंस पास्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हिज बिहेवियर इंक्लूड फॉलोइंग इश्यूज़, उसके व्यवहार में ये बदलाव आए हैं। ही रिएक्टेड बैडली इन द मीटिंग, मीटिंग में बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। व्हेन ए न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू हिम, जैसे ही उसको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो अच्छे से व्यवहार नहीं करता है।
ही ऑफन कम्स लेट टू ऑफिस, ही इज़ फॉरवर्डिंग हिज रेज्यूम टू रिक्रूटर्स, यानी कि उसने अपना रिज्यूमे अदर कंपनीज में भी भेजा हुआ है। ही ऑफन कंप्लेन्स अबाउट द वर्किंग कंडीशन, व्हाट डज दिस इंडिकेट, और वो वर्किंग कंडीशन के बारे में भी कंप्लेन करता रहता है। तो ये सारी बातें क्या दिखाती हैं? देखिए 4 ऑप्शन है कि वो हाईली मोटिवेटेड है या वो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, ही इज़ अंडर स्ट्रेस या ही वांट्स प्रमोशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन चला जाएगा ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, क्योंकि अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तभी वो अपना रेज्यूमे जो है दूसरी कंपनीज में भेज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन्वॉल्व टू फॉर्म ए सेंस ऑफ कॉमन पर्पज इज। ये द प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, संगठन के अंदर जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी को कॉमन पर्पज़ के लिए मतलब इकट्ठा करना, इन्वॉल्व टू फॉर्म ए सेंस ऑफ कॉमन पर्पज इज। ये क्या कहला जाएगा? ये कहलाता है इंटीग्रेशन। क्या यहाँ 4 ऑप्शंस हैं? इंटीग्रेशन, अमलगमेशन, डायरेक्शन और कंट्रोल। एक बार इन चारों का ही मीनिंग देख लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है? लोगों को इकट्ठा करना। द एक्शन और प्रोसेस एक ऐसा काम है, एक ऐसी प्रक्रिया ऑफ सक्सेसफुली ज्वाइनिंग और मिक्सिंग, सक्सेसफुली ज्वाइन करना, मिक्स करना विद द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग ग्रुप के पीपल को मिक्स करना एक कॉमन पर्पज़ के लिए, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन। अमलगमेशन क्या होता है? अमलगमेशन द प्रोसेस इन विच सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस यूनिट टू फॉर्म ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप विदाउट कंप्लीट लॉस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़। यानी कि अमलगमेशन में कहते हैं 2 अलग अलग संगठन मिलके एक बड़ा संगठन बन जाते हैं, वो होता है अमलगमेशन। ठीक है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लॉस किए बिना वो दोनों अपनी अपनी पहचान के साथ मिल जाते हैं, तो अमलगमेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? अमलगमेशन में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स इकट्ठी होती हैं, ठीक है, पीपल नहीं। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या था? डायरेक्शन मतलब लोगों को डायरेक्ट करना। डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइज्ड इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टेन्स दैट ऑपरेशंस आर कैरिड और एज ओरिजिनली प्लान, ताकि जैसे हमने प्लान किए थे हमारे ऑपरेशंस वैसे ही किए जा सके। इसके लिए जो भी अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उन सभी को इंस्ट्रक्शंस देना, उनको बीच बीच में डायरेक्ट करना, ये डायरेक्शन में आ जाएगा। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल फंक्शन हेल्प्स इन मेजरिंग द प्रोग्रेस towards the organizational goals and brings any deviations and indicate corrective actions। देखिए कंट्रोल में सारा पहले काम देखना कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसमें कुछ भी कमियां हैं उन्हें निकालना और फिर उसके सुधारात्मक कार्यवाही करना, ये सारा कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन, ये हमारा जो क्वेश्चन था, द पर्पस ऑफ गेटिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन्वॉल्व टू फॉर्म ए सेंस ऑफ कॉमन पर्पज, ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेबर वेलफेयर ऑफिसर की ड्यूटीज़ हमें बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज़ ऑफ ए लेबर वेलफेयर ऑफिसर। अब देखिए जो ऑफिसर है वो लेबर वेलफेयर, लेबर की वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो यहाँ चाटना है कि कौन सी लेबर की वेलफेयर के काम हो रही है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन ठीक आ जाएगा, प्रोमोटिंग वेलफेयर स्कीम्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर वर्कर्स। अब बंदे का काम ही और वो काम ही कर रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो आ ही जाएगा। सेकंड है सोल्विंग फैमिली एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स। देखिए लेबर वेलफेयर ऑफिसर का एक काम ये भी होता है कि जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सोल्व आउट करे वो साथ साथ, ताकि वर्कर्स अपने काम के ऊपर फोकस कर पाए। तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। एक ऑप्शन हमारा फोर्थ ठीक होगा, कंडक्टिंग मेडिएशन, यानी कि मिडल मैन की तरह काम करना, किस किस के बीच में? लेबर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो ठीक है, कंडक्टिंग मेडिएशन भी हो जाएगा। और 6 ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, सॉल्विंग एम्प्लॉय ग्राइवेंसेस, यानी कि एम्प्लॉय की शिकायतों को भी सुनना, साथ साथ में उसका निवारण करने के भी जो भी उपाय है वो करना। तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 6 ये ठीक हो जाएंगे और हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो है कहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं? हर उस फैक्ट्री में जहाँ 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पे लेबर वेलफेयर ऑफिसर होते हैं। और लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? स्टेट गवर्नमेंट उनको नियुक्त करती है। और स्टेट गवर्नमेंट उनकी ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशन और कंडीशंस इन सभी को प्रिस्क्राइब करती है। और ये कौन से सेक्शन में आ जाएगा? सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। 143 क्वेश्चन, ए सेट ऑफ कंसेप्ट एंड टूल्स। एक ऐसा सेट है कंसेप्ट और टूल्स का, एक ऐसा समूह है कंसेप्ट और टूल्स का, अप्लाइड फॉर गेटिंग ऑल द एम्प्लॉयज फोकस्ड ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन द आइज ऑफ द कस्टमर्स इज़ पॉपुलरली नोन एज। देखिए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है? कस्टमर के, यानी कि कस्टमर की आंखों में
कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए। एक ऐसा सेट, एक ऐसा समूह, यानी कि जितने भी यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई सुधारात्मक जो भी काम है, एम्प्लॉय फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर इन द आइज ऑफ कस्टमर। कस्टमर को लगे कि हाँ ये हर बार अच्छा करे और आगे भी अच्छा ही करेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। 4 ऑप्शन हमारे पास, कस्टमर ओरिएंटेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल। चारों का ही मीनिंग देखते हैं एक बार। देखिए, ए कोर डेफिनेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिस्क्राइब्स ए मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यानी कि मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात करती है, और किसके द्वारा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन के द्वारा। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो कस्टमर बार बार आएंगे और इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप करेगी। इन्हें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एफर्ट्स ऑल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट इन। देखिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं ना, सभी के सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस चीज़ में? इम्प्रूविंग प्रोसेस, अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव करने में, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने में, एंड द कल्चर इन विच दे वर्क। और जिस भी वो वातावरण में वो काम करे, जिस अपने उस संस्कृति को, उस वातावरण को इम्प्रूव करने की वो कोशिश करे जा रहे हैं इन द आइज ऑफ कस्टमर्स। तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे ही फिट बैठता है। आगे हम देखते हैं एक बारी क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। ये क्वालिटी कंट्रोल, द प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग गुड्स, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान और प्रोडक्शन के बाद अपने गुड्स और प्रोडक्ट को चेक करना, टू मेक श्योर दैट दे आर ऑफ द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, कि जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किए थे, सेट किए थे, उसी के अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्शन किया गया है कि नहीं। ये है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को कंट्रोल करना। ठीक है। एक ऑप्शन है हमारा कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेशन नाम से ही पता लग रहा है ना, कस्टमर के ऊपर फोकस करा। इज ए बिजनेस फिलोसफी दैट पुट्स द नीड ऑफ द कस्टमर ओवर द नीड्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के नीड से भी ऊपर किसकी नीड को रख रही है? कस्टमर की नीड को। इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग दैट अलाइंस यूर बिजनेस गोल्स विद यूर कस्टमर्स गोल्स। अपने बिजनेस के गोल को कस्टमर के गोल के साथ मैच कर दो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। ये करिए कस्टमर ओरिएंटेशन जो हमारी धारणा है वो। कस्टमर ओरिएंटेड कंपनीज रिकॉग्नाइज दैट कस्टमर्स आर द बिजनेस। कस्टमर्स ही हैं, कस्टमर्स को खुश रखेंगे तो बिजनेस हो पाएगा। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल, जैसे क्वालिटी को कंट्रोल किया था ऐसे कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। कॉस्ट कंट्रोल इज द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग बिजनेस एक्सपेंसेस टू इंक्रीज प्रॉफिट। बिजनेस के एक्सपेंसेस को कम करना ताकि अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। एंड इट स्टार्ट्स विद द बजटिंग प्रोसेस, और इसी के लिए बजट बनाए जाते हैं। बजटिंग प्रोसेस से भी हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है कॉस्ट कंट्रोल करने की। हमारे चारों ऑप्शन, हमने चारों ऑप्शन देखे। 144 क्वेश्चन क्या है? 144 क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन कमिंग इनटू ए कंप्यूटर। कि ऐसी कौन सी टर्म है जो यूज़ की जाएगी किसके लिए? कि कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन आई है दैट इज़ इन बैड फॉर्म, बुरी अवस्था में है, और इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट भी है, गलत भी है, एंड विल प्रॉपरली अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो है अफेक्ट करेगी। 4 तरह के डाटा दे रखे हैं यहाँ पे, स्क्रब्ड डाटा, मैनिपुलेटेड डाटा, टेंटेड डाटा या GIGO। तो देखिए यहाँ पे गिगो हमारी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमने कंप्यूटर में अगर कुछ गलत डालेंगे तो गलत ही निकलेगा। ये जो है विच टर्म यूज टू डिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन कमिंग इनटू ए कंप्यूटर दैट इज़ इन बैड फॉर्म, बुरी अवस्था में है। क्यों है? क्योंकि हमने इनपुट गलत डाला है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा ही निकलेगा। अब जो बाकी ऑप्शंस हैं, स्क्रब्ड डाटा। स्क्रब्ड डाटा क्या होता है? देखिए, स्क्रब्ड मतलब स्क्रब करना, मिटा देना। स्क्रबिंग डाटा इज़ ए रिव्यू प्रोसेस टू रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। जो 2 बार जिसका लेखा हो गया, दोहरे जो रिकॉर्ड हो गए हैं उनको रिमूव कर देना। एंड इनकन्सिस्टेंट एंट्रीज, और असंगत एंट्री जो हो गई हैं उन सभी को डिलीट कर देना। कब डिलीट कर देना? पीरियड टू इम्पोर्टिंग ए फाइल। एक फ़ाइल को इंपोर्ट करने से पहले दोहरे रिकॉर्ड्स जो हैं और असंगत एंट्रीज जो हैं उन सभी को रिमूव कर देना, स्क्रब कर देना। ये स्क्रब्ड डाटा होता है वो जो मिटा दिया गया। मैनिपुलेटेड क्या होता है? मैनिपुलेट करना, कोई गलती है ठीक करना। डाटा मैनिपुलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग डाटा टू मेक इट ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजियर टू रीड, ताकि पढ़ने में आसानी हो और इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके पढ़ा जा सके। ये होता है मैनिपुलेटेड डाटा। टेंटेड, टेंटेड का मतलब होता है दूषित,
दूषित आंकड़े कौन से होते हैं? टेंटेड डाटा occurs when an observation is affected by something brought to the observation by the observer. ऑब्जर्वर के द्वारा अगर ऑब्जर्वेशन में कुछ भी ले आया जाए यानी कि जिससे उसकी ओरिजिनलिटी खराब हो जाए तो वो टेंटेड डाटा हो जाता है. जैसे साइंटिस्ट मस्ट ऑफन बी केयरफुल अबाउट द वे इन विच एविडेंस इज हैंडल्ड. कि साइंटिस्ट बहुत ही केयरफुल होते हैं जो सबूत उनके पास हैं किस सिचुएशन में वो लिए गए हैं. जैसे एक ब्लड सैंपल है अगर लिया जाएगा फ्रॉम ए मर्डर केस वुड बी नो गुड एज एविडेंस इफ़ इट वर टू बिकम कॉन्टेमिनेटेड विद अदर मटेरियल. अगर वो जो ब्लड लिया गया अगर वो दूसरे किसी भी मटेरियल से ख़राब हो गया तो फिर वो अच्छा एविडेंस नहीं प्रूव हो सकता. तो ये हो जाता है हमारा टेंटेड डाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड. देखिए संघर्ष की एक अवस्था है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कह रहे हैं कि उसमें से कौन सी स्टेज नहीं है कॉन्फ्लिक्ट की. हमने सारी ही स्टेजेस लिखी हैं तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं. यहाँ पे क्या दे गया क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन थे परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. तो ऑप्शन में ये जो डी ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा. इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज नहीं है. अब स्टेजेस होती कौन सी है? सबसे फर्स्ट स्टेज होती है लेटेंट स्टेज जो कि ऑप्शन के अंदर दी गई थी. लेटेंट स्टेज होती है अव्यक्त स्टेज जिसके बारे में पता ही नहीं होता. पार्टिसिपेंट्स जो है उनको पता ही नहीं होता कि ऐसे कोई संघर्ष भी है जो अंदर पनप रहा है. पार्टिसिपेंट्स नॉट येट अवेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सेकंड होती है परसीव्ड स्टेज. परसीव्ड यहाँ पे पता लग जाता है कि हाँ कोई लड़ाई झगड़ा है. पार्टिसिपेंट्स अवेयर ए कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट. तो दोनों ही यहाँ ऑप्शन में थे लेटेंट एंड परसीव्ड. तीसरी भी ऑप्शन में थी. तीसरी स्टेज है हमारी फेल्ट स्टेज. यहाँ पे तो बिल्कुल महसूस ही हो गया स्ट्रेस. यहाँ पे क्या हो जाता है फिर स्ट्रेस एंड एंजाइटी तनाव और ये तनाव भरा माहौल उत्पन्न हो जाता है. कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली फेल्ट एंड कोग्नाइज्ड. कॉन्फ्लिक्ट उस संघर्ष को महसूस किया जाने लगता है उसकी अनुभूति होने लगती है. फोर्थ पे आता है फिर मैनिफेस्ट स्टेज. अब यहाँ पे बिल्कुल ही प्रकट हो गया है. कॉन्फ्लिक्ट इज ओपन एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड और उसको बिल्कुल ऑब्जर्व भी किया जा सकता है. एंड फिफ्थ होता है आफ्टर मैथ. आफ्टर मैथ में कहते हैं आउटकम. जो ये लड़ाई झगड़ा है इसके आउटकम निकल के आते हैं या तो समाधान या फिर समापन, रिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन. क्वेश्चन जैसे ये बन के आ जाएगी कॉन्फ्लिक्ट की ऐसी कौन सी स्टेज है जिस पर रिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन होते हैं तो ये आफ्टर मैथ. तो पाँचों ही स्टेजेस हैं. फर्स्ट है लेटेंट स्टेज जो हमें ध्यान में रखनी है. सेकंड है परसीव्ड स्टेज. थर्ड है फेल्ट स्टेज. फोर्थ है मैनिफेस्ट एंड देन फिफ्थ आफ्टर मैथ स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से. देखिए जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम है हम सारे ही करेंगे. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट डे टू डे एक्टिविटी. ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन से लेवल पे होता है? यहाँ ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ठीक है क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट. यहाँ पर डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है और शेयर किया जाता है ताकि जो दिन प्रतिदिन के कार्य उन्हें ढंग से किया जा सके. तो हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कितने तरह के हैं. आगे इसी पेपर में यहाँ से और भी क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैंने चारों ही स्टेजेस को लिखा है. हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में 4 स्टेजेस होती है. अभी का जो क्वेश्चन है रिसेंटली वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी कि डे टू डे के जो ऑपरेशन है उसके लिए होता है. तो यहाँ से ये था. और ये किसके द्वारा किया जाता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? मैनेजर्स के द्वारा. क्योंकि ये चारों ही स्टेजेस पे जिसके द्वारा यूज़ किया जाता है उन सभी को भी ध्यान में रखना है. सबसे पहले देख लेते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम जो टॉप लेवल है बिल्कुल उस पर होता है EIS. इट मीन्स एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो इसी लेवल से आया है. किसके द्वारा यूज़ किया गया? एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा. किसके लिए यूज़ किया गया? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के लिए. ठीक है एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा यूज़ किया गया है और स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए यूज़ किया गया है. इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे फर्स्ट है EIS. सेकंड है DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. अब जो डिसीजन लिया गया है उसको सपोर्ट भी तो करना है ना. तो सीनियर मैनेजर्स हैं वो करेंगे. किस DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज्ड बाय सीनियर मैनेजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग. एंड थर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि मैनेजर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए. और लास्ट है हमारा TPS. इट मीन्स ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. वर्कर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है अपनी बेसिक रिपोर्टिंग के लिए. रिपोर्ट करना होता है वर्कर्स को तो वो यूज़ करेंगे कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. चारों सिस्टम देख लीजिए दोबारा से. EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ किया है एग्जीक्यूटिव्स ने फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के लिए.
और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ किया सीनियर मैनेजर ने डिसीजन मेकिंग के लिए। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स ने अपने डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ किया है वर्कर्स ने अपनी बेसिक रिपोर्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आर एड्रेस्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में देखा जाता है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स है, जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड कितनी है, उनकी सप्लाई कितनी है, और फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। यानी कि अगर कम है तो उन्हें कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके। मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के बारे में सोचती है। ठीक है ना, कौन सी नीड एम्प्लॉयज़ की कौन सी नीड के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर डेवलपमेंट की बात की गई है। सोशल नीड, इकोनॉमिक नीड, या ये हमारा फिजियोलॉजिकल नीड की बात नहीं की गई है, डेवलपमेंट नीड की बात की गई है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम करके आए हैं उसी से ही। डैश इज स्पेशली टेलर्ड फॉर द यूज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। अब देखिए एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा कौन सा यूज़ किया गया, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट हिज डिसीजन मेकिंग। DBS, CBS, MSS, ESS, EIS जो था एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसी का ही नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी इसी का ही नाम है और ये यूज़ किया जाता है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसके द्वारा यूज़ किया गया, एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा यूज़ किया गया है हमारा एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम या एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए दोबारा से देख लीजिए, DSS हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सीनियर मैनेजर के द्वारा, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स के द्वारा, और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम वर्कर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइक बिकम्स इलीगल। एक स्ट्राइक जो कि स्ट्राइक कब होती है, हड़ताल, ठीक है, एक इलीगल कब हो जाती है, इफ़ इट इज़ रिसोर्टेड टू। यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन ठीक है उस पर टिक किए गए हैं। फर्स्ट है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग, पिछले जो समझौते हैं अगर वो लटके हुए हैं, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स, या ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट से पहले ही अगर कुछ लटकी हुई जो हमारे समझौते हैं, कुछ भी कार्यवाही है। सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेशन, ठीक है, पंचों के पास जाने से पहले ही। और फिफ्थ ऑप्शन भी ठीक है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द स्ट्राइक नोटिस पीरियड। स्ट्राइक नोटिस पीरियड से पहले ही अगर स्ट्राइक जो ख़त्म हो जाती है वो इलीगल हो जाती है, ठीक है, एक्सपायर होने से पहले ही। ये रिसोर्टेड के हमारे चार थे, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द लेबर कोर्ट, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर्स, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द स्ट्राइक नोटिस पीरियड। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए नीड टू डिस्कवर व्हाट वी आर। ये खोजने की आवश्यकता कि हम क्या है, एंड टू डेवलप टू द फुलेस्ट पोटेंशियल एफर्ट टू, और जितना भी हम संभव कर सकते हैं ना उसको अचीव करने में, हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अगर बंदे को ये पता लग जाए और उसको पाने के लिए वो अपना पूरा जोर लगा दे, तो ये क्या आ जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में आ जाता है। मास्लो सर की जो नीड्स हैं उनमें सबसे ऊपर रखा गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बंदा खुद को पहचान लेता है कि उसके अंदर क्या क्या काबिलियत है, वो क्या क्या कर सकता है, और अपनी फुल टू पावर लगा देना उसको अचीव करने में, ये जगह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर। तो आज के थे 15 क्वेश्चन। अब इस पेपर के बचे 30 क्वेश्चन जो अगली नेक्स्ट 2 वीडियोस में करेंगे। उसके बाद हम पूरे क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। पूरे पेपर करने के बाद हम देखते हैं फिर और कौन सा पेपर हमने उठाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो रिसेंटली 2 वीडियोज़ और आएंगी इसी की 15 क्वेश्चन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।